गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। तो आज का पहला टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स डे 2021। तो हम जो है 29 जून को जो है स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये प्रोफेसर पीसी महालनोबिस जो थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो इस साल का जो थीम है वो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 जो है, जिसमें एंडिंग हंगर की बात की जा रही है, वो हमारा इस साल का थीम है। तो अब प्रोफेसर पीसी महालनोबिस जी कौन थे? उनको हम फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। वैसे तो वो फिजिसिस्ट थे ट्रेनिंग से, लेकिन वो इकोनॉमिस्ट बन गए बिकॉज ऑफ उनकी जो स्टैटिस्टिकल अंडरस्टैंडिंग थी। उनको हम आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन सेकेंड 5 ईयर प्लान भी बोलते हैं। वो उन्होंने जो है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को भी 1931 में बनाया था। महालनोबिस डिस्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मेजरमेंट है, जो कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करने में काम आती है। वो भी उनके नाम पर ही है एक। ठीक है। फिर एनएसएसओ के बनाने में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। और हमारे टाइम जो नेहरूवियन सोशलिज्म की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कंपोनेंट है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो भी जो है प्रोफेसर महालनोबिस जो थे उन्हीं की ही देन है वो। ठीक है। So now let us see this topic in English. Statistics Day 2021. So we are celebrating the Statistics Day on 29th June. We celebrate it, and it is the birth anniversary of Professor P.C. Mahalanobis, who is a very famous statistician, and he was originally a physicist, but we call him the father of Indian statistics. Okay, so the theme for this year is the Sustainable Development Goal 2, which is about ending the hunger. Okay, and we call this Professor P.C. Mahalanobis ji was the architect of Indian second 5 year plan. He established the Indian Statistical Institute in 1931. There is a famous measurement which is used to measure the population distribution. It is called Mahalanobis distance. It has been named upon him. Okay, he was also instrumental in establishment of National Sample Survey Office, and he is also the architect of import substitution industrialization, which prevailed during the Nehruvian socialism era. Okay, so now let us see the next topic, which is rock phosphate. तो अभी आपको पता है कि जो हमारे डाई अमोनियम फॉस्फेट जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, इनके इंटरनेशनल मार्केट में प्राइजेस जो है वो बढ़ गए थे। तो वैसे तो ये डी कंट्रोल्ड है। हमारे हमारे दो तरह के फर्टिलाइजर्स होते हैं, एक तो हमारे यूरिया बेस्ड, एक हमारे ये फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। तो जो यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स हैं वो तो कंट्रोल्ड प्राइसिंग है, उसका गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती है उसके प्राइसिंग को। लेकिन जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैं उसका 2010 में जो हमने जो है वो कंट्रोल छोड़ दिया है, वो डीरेगुलेट कर दिया था उसको। जैसे हमने पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को डीरेगुलेट किया, वैसे ही जो है इसको हमने पार्शली, वैसे हम कह सकते हैं कि डी कंट्रोल कर दिया है। अब इसमें होता क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक फिक्स्ड प्राइस देती है जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स बनाने वाली कंपनीज को, और वो फिक्स्ड प्राइसेस के बेसिस पर जो है वो प्राइसेस जो है आगे जो है कंपनीज जो चार्ज करती हैं हमारे फार्मर्स से। लेकिन अभी क्या हुआ था कि जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, वैसे तो इनके दाम बहुत ही रेयर होता है कि कभी बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन अभी क्या हुआ था इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारे इसके जो कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं हमको, जो हमारे को, एक तो हम पहली बात हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट है, हमारे इंडिया में नहीं बनते हैं ज़्यादा। लेकिन जो इसका रॉ मटेरियल है उसके लिए भी हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो ऑलमोस्ट 90% जो है हम जो रॉक फॉस्फेट, जो इसका की एलिमेंट होता है जिसके यूज़ के थ्रू जो ये फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं, उस पर हम 90% जो है इंपोर्ट्स पे हमारी डिपेंडेंसी है। ठीक है। लेकिन इंडिया में भी हम उसको अब डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं कि हमको इंपोर्ट ना करना पड़े, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये मीटिंग ली है कि हम रॉक फॉस्फेट को कैसे हम जो है अवेलेबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं। तो इसके जो रिजर्व्स हैं वो 34%, झारखंड में 31%, राजस्थान में 19%, मध्य प्रदेश में 8%, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में है। ठीक है। अब इशू क्या हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया कि 75% जो कंट्री की यूरिया रिक्वायरमेंट है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन से पूरी हो जाती है। 25% हमको सिर्फ यूरिया का, जो NPK फर्टिलाइजर्स होते हैं वो यूरिया होता है, तो उसका हम सिर्फ हमको 25% जो है वो इम्पोर्ट करना पड़ता है। लेकिन जो डैप है, जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स है, उसको तो हमको 40 से 50% जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता है। जबकि असल में कहा जाता है कि जो इसका आउटपुट है वो बहुत और कम है, तो हमारा इंपोर्ट जो है वो ऑलमोस्ट 90% तक ही पहुंच जाता है। ठीक है। तो
अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि हम जब इतने ज़्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं तो बाहर इंटरनेशनल मार्केट में जब इसके प्राइसेस बढ़े इसके रॉ मटेरियल के, तो हमारी जो कंपनीज हैं उनको महंगा होने पड़ने लग गया ये बनाना डैप फर्टिलाइजर्स। तो अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने, चाहे वो डी कंट्रोल्ड हैं प्राइसेस, लेकिन गवर्नमेंट ने फार्मर्स की जो है सिचुएशन को देखते हुए इसमें इंटरफेयर किया और जो है इसके प्राइजेस जो है वो मतलब जो इसका जो हमारी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम है उसमें जो प्राइजेस को बढ़ा दिया गया, ताकि जो है डैप के फर्टिलाइजर्स को कंट्रोल के प्राइजेस को कंट्रोल किया जा सके, फार्मर्स को महंगे ना खरीदने पड़े। ओके, सो now let us see this topic in English: rock phosphate. So there was an incident recently when in the starting of this year the phosphate prices, what is phosphate? The phosphate is the raw material that we use to make DAP or the diammonium phosphate fertilizers, and the prices for this raw material, it started increasing in the international market, and we are almost 90% import dependent for this rock phosphate. So what happened was that our DAP fertilizers prices started increasing in India, so the farmers were suffering from it, and the government intervened. Although the DAP fertilizers are decontrolled and the government does not regulate the prices of these fertilizers, but the government was forced to intervene because it was getting out of hands of of our farmers. So government intervened and it controlled the prices by giving subsidies to the companies which were producing this fertilizers. Okay, so we have two types of fertilizers in India, basically DAP and NPK. So DAP is phosphatic and the NPK is urea based. So urea based is currently controlled pricing. Okay, the government subsidizes the companies so that so the government controls the prices of these fertilizers. But in 2010 we have decontrolled the prices of DAP. That's why these prices are not controlled by the government. The government gives them a fixed subsidy amount, these DAP companies, but the prices are determined by the market factors. But because of increase in international market prices, the DAP companies were forced to increase the prices and the government had to intervene. So now the government had decided that because we had to suffer from this variation in pricing of rock phosphate in international markets, now we shall become self-sufficient in rock phosphate raw material also. That's why the government is deciding that we will explore the reserves and resources in from our own country. So 34% of rock phosphate is present in Jharkhand, 31% is in Rajasthan, and so on. Okay, so as I've discussed, what this issue was that due to increased prices in international market, our companies were forced to increase the prices and the farmers were suffering from it, and the government had to intervene in that respect. Okay, so now let us see the next topic, which is report on cyber capabilities and national power. तो IISS है, ये ब्रिटिश एक इंस्टीट्यूट है, एक थिंक टैंक है बेसिकली। उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है साइबर कैपेबिलिटीज़ और नेशनल पावर के ऊपर, और उन्होंने बोला कि इंडिया ने कोई खास प्रोग्रेस नहीं किया, बहुत ही मॉडेस्ट सी प्रोग्रेस है साइबर सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में। अब उन्होंने 3 टियर्स में कंट्री को डिवाइड किया है, तो उसमें जो थर्ड टियर की कंट्री है उसमें इंडिया को उसमें उन्होंने रखा है। यूएस अकेली है जो टॉप टियर साइबर पावर है, अकेला फर्स्ट टियर में सिर्फ एक यूएस ही आता है, क्योंकि उनके पास इतनी अच्छी जो है डिजिटल इंडस्ट्रियल बेस है उनका, उनके पास क्रिप्टोग्राफिक एक्सपर्टीज़ भी बहुत अच्छी है और वो साइबर स्ट्राइक्स बहुत अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। और उनके पास तो एक ऐसी यूनिक एबिलिटी है कि अगर उन्होंने समझ लो इंडिया को अटैक करना है, ठीक है, तो इंडिया पे जब वो अटैक करेंगे तो किसी थर्ड कंट्री के थ्रू वो अटैक करेंगे, ताकि इंडिया को ये लगे कि हमको हमारे ऊपर अटैक जो है वो चाइना ने किया है, ठीक है। ये उनके पास एक, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, एक उनका सिस्टम है एक प्रॉपरली है, उसके थ्रू जो है ये ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक्स वो कर सकते हैं ताकि नाम किसी और पे आए लेकिन अटैक वो उन्होंने खुद किया हो, ठीक है। अब सेकंड टियर कंट्रीज जो हैं उसमें चाइना आता है। चाइना को उन्होंने कहा है कि चाइना ऑलमोस्ट अभी 10 साल पीछे है यूएस से इन टर्म्स ऑफ डिजिटल सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी। इंडिया को उन्होंने बोला है कि बहुत ही मॉडेस्ट, बहुत धीरे चल रहा है इंडिया इसमें, सिर्फ 2018 और 19 के बाद आके इंडिया को एकदम से याद आया कि अब हमको अपनी पावर को बहुत बढ़ाना है। उसके बाद हमने जो है यूएस, यूके और फ्रांस के साथ जो है कोऑपरेट करना शुरू किया और अपनी कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया फर्स्ट टियर में सिर्फ यूएस आता है, सेकेंड टियर में जो है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, फ्रांस, इसराइल,
रशिया और यूके आते हैं, और थर्ड टियर की जो कंट्रीज़ इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, मलेशिया, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम जैसी कंट्रीज़ जो हैं वो थर्ड टियर में आती हैं, ठीक है। तो कुछ क्राइटेरिया थे जिसके बेसिस पर इन्होंने एनालाइज करके ये रिपोर्ट दी है। अभी IISS जो है वो बहुत फेमस है, वहाँ पर ब्रिटिश एक तरह से थिंक टैंक है, जैसे हमारे जो टॉप के थिंक टैंक्स हैं उनमें से एक जो है जैसे हमारा इड्सा है बेसिकली, वैसा ही जो है ये IISS भी है वहाँ का, ठीक है। So now let us see this topic in English. Report on cyber capabilities and national power. So the IISS of British, it's a British think tank. It has released a report on the cyber capabilities of a country, and it has said that India has made only modest progress in polishing its cyber capabilities, cyber security capabilities. And what are the other observations of this report? So the report is saying that the US is the only top tier cyber power in this category, and because it has the capability to uh, to conduct cyber strikes. It has an unparalleled level of digital and industrial base. It has the vast cryptographic expertise, and it has placed China in the second tier countries. And it is saying, this report is saying, that it is almost 1 decade behind the US in cyber capabilities. India has made slow progress. It has seen a modest progress, in fact, and only after 2018 India realized the relevance of cyber capabilities, and then after that only it started cooperating with US, UK, and France to develop its cyber capabilities. Okay, so as I've told you, first tier is there is only US in the first tier countries, and in second tier countries, the Canada. These countries are Australia, Canada, China, France, and so on. India is placed in the third tier capability in the third tier countries, which have a modest capability to counter or conduct cyber strikes or cyber defense. Okay, so these were the criteria as based upon which this report has been formed. These were the seven categories based upon which these countries have been categorized into these tiers. Okay, so now let us see the next topic, which is PMFME scheme. तो प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम, जो PMFME स्कीम, उसको पूरा 1 साल कंप्लीट हो गया 29 जून को। और ये स्कीम किस लिए बनाई गई थी कि जो हमारी स्किल्ड या सेमी स्किल्ड जो हमारी इंडिविजुअल माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं उनको हम कम्पिटिटिव कैसे बना सकते हैं, और जो हम स्किल्ड और सेमी स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट जो है हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है कि जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फंडिंग तो देती है, लेकिन जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है वो स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी करती होती है, ठीक है। तो 60-40 रेशियो जो है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट शेयर कर रही हैं फंडिंग में, ठीक है। 90-10 केस में नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स, और 60-40 जो है वो यूटीज़ विद लेजिस्लेचर जैसे दिल्ली, और 100% जो है यूटीज़ का जो है खर्चा वो सेंटर ही उठा रहा है, ठीक है। अब इस स्कीम में होता क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच जो है वो इसमें फॉलो की जा रही है कि बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट समझ लो एक कोई प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। एक पेरिशेबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस भी हो सकता है वो, ठीक है। जैसे समझ लो लीची जूस, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो है मुजफ्फरपुर वो वाला एरिया है, समझ लो, वहाँ पर हमने लीची जूस जो है उसको बनाना शुरू कर दिया, और लीची बेस्ड कोई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो उस पूरे डिस्ट्रिक्ट जो है वो फेमस किस लिए है, उस लीची बेस्ड प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही हम जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच अपना रहे हैं। वहाँ पर पूरी उस लीची जूस से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री है उसको हम सेटअप करेंगे, क्लस्टर बनाएंगे, उसके सपोर्ट दिया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। ऑफकोर्स ये शेयर्ड सपोर्ट है 60-40 के रेशियो में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सारी इन प्रोडक्ट्स की जो है वो एंड टू एंड जो है वो डेवलप की जाएगी, ठीक है। अब सपोर्ट कैसे दिया जा रहा है, एक तो क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी, जब वो प्लांट लगा रहे हैं उसके लिए 35% तक का जो है सपोर्ट, मैक्सिमम प्राइस लगा दिया 10 लाख, इतना तक जो है वो पर यूनिट जो है वो सपोर्ट दिया जा रहा है, ठीक है। फिर सीड कैपिटल भी दी जा रही है 40,000 रुपये की पर SHG मेंबर्स को, ठीक है। फिर FPOs, SHGs क्या होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स, इनको जो है हेल्प की जा रही है ताकि वो अपनी जो है कंपनीज को या फिर अपनी जो है बिजनेस को सेटअप कर सकें। फिर
कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भी क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट दी जा रही है 35% की, जो जैसे कि लैब लगानी है, फैसिलिटी प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ बनानी है, वेयर हाउसिंग करनी है, कोल्ड स्टोरेज जो है, ये सारी चीज़ों की जो फैसिलिटीज़ जो दी जा रही हैं उनको, ठीक है। फिर मार्केटिंग और ब्रांडिंग की भी फैसिलिटीज़ उनको सपोर्ट दिया जा रहा है, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? निफ्टेम और आईआईएफपीटी, ये दोनों ही जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही आते हैं ये, और ये दोनों जो है स्टेट लेवल टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के साथ जो है वो कोऑपरेट करके इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। पीएमएफएमई स्कीम, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम, it has completed 1 year recently. It was launched as a part of Atmanirbhar Bharat Abhiyan on 29th June last year. It aims to enhance the competitiveness of our micro enterprises in the unorganized segment of food processing industry. Okay, and it wants to formalize that particular sector and generate almost 9 lakh jobs out of it. Okay, so it's a centrally sponsored scheme. What is a centrally sponsored scheme? So in that scheme, in that particular scheme, the central government provides funds, certain level of funds like 60% or something, or in certain cases 90% also. But the implementation of the scheme is done by the state government agencies. Okay, so how this scheme is going to work, how this scheme is working basically. It has adopted a one district one product approach in which the states would identify the food product for a district. Now remember this, the states are going to identify this. Okay, so it could also be a perishable product also, or a cereal based product also. Like I've taken an example that in Muzaffarpur in Bihar, they have taken, I'm just giving you an example, it's not that they have actually labeled it as a lychee based lychee product or a lychee industry, or a value added industry related to lychee. I'm just giving you an example that they will decide that we want to establish the lychee based food products and value added products, so now an entire industry would be set up in that district, and that district would basically cater to all the needs of lychee based products from that area only. Oh, so and a cluster based approach is being followed, in which all the facilities, the common infrastructure would be there, branding, marketing, everything would be available in that district, and this that district would generate all such products for the national as well as global needs. Okay, so the government would be providing a credit linked subsidy at 35% of the project cost, and the maximum limit has been set at 10 lakh rupees. Okay, and a seed capital of 40,000 per SHG member. So what is the SHG? Self help group members. 40,000 seed capital will also be provided as a working capital to purchase small tools. FPOs, SHGs, so what is FPOs? Farmer produce organizations, SHGs and producer cooperatives would be provided credit linked grant of 35% for capital investment. Okay. A credit linked grant for 35% would also be provided for developing common infrastructure. Okay. And marketing and branding support would also be provided. So it will be an end-to-end support based program in which the government wants to set up an entire industry in one district with that one product. Okay, so there are two organizations related to Ministry of Food Processing Industry, and NIFTEM and IFPT. They would be coordinating with state level technical institutions, and they would be providing the help to these districts in developing their clusters. Okay, so now let us see the next topic, which is Fukuoka Prize 2021. तो हमारे एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट हैं पी साईनाथ, ये आपको इनके बारे में कई आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे इनके आपने। इनको जो है ये फुकुओका जो प्राइज़ है 2021 का, ये ग्रैंड प्राइज़ जो है वो इनको मिल रहा है, और जो एकेडमिक प्राइज़ है वो किशिमोटो मियो जो है जापान के, उनको मिल रहा है। जो फिल्म मेकर जो हैं प्रबदा यून थाईलैंड के, उनको भी जो है आर्ट एंड कल्चर का प्राइज़ मिल रहा है, ठीक है। अब जो है पी साईनाथ जी को जो है उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है रूरल इंडिया की, जो है जितनी समस्याएं हैं उसके बारे में उन्होंने आर्टिकल्स लिखे हैं, उनकी कमेंट्रीज़ हैं, और सिविल कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए जो है उनको ये प्राइज़ दिया जा रहा है। फिर प्रोफेसर मियो को दिया जा रहा है कि चाइनीज़ हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए जो है वो उन्होंने बहुत काम किया है। और जो प्रबदा यून जी हैं जो फिल्म मेकर हैं, उन्होंने जो है जापान की
अंडरस्टैंडिंग थाईलैंड में बढ़ाने के लिए जो है वो बहुत काम किया, इसके लिए उनको प्राइज़ मिल रहा है। अब ये प्राइज़ जो है 1990 में एस्टेब्लिश किया गया था और ये एनुअली दिया जाता है, जापान बेस्ड प्राइज़ है ये। और अलग अलग लोगों को ये प्राइज़ दिया जाता है, जैसे हमारे ग्रैंड प्राइज़ तो इंडिया में जो है रोमिला थापर जी को भी मिला है, ठीक है। फिर अमजद अली खान जी को भी मिला है, बांग्लादेश में जो मोहम्मद यूनुस जो थे उनको भी मिला है, ठीक है। तो ये प्राइज़ जो है ये पिछले 30 साल से ऑलमोस्ट दिया जा रहा है और ये इसमें 115 पीपल को ये 28 कंट्रीज़ में से ये प्राइज़ मिल चुका है ऑलरेडी, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। फुकुओका प्राइज़ 2021। So a noted journalist P. Sainath has been selected for the grand prize of Fukuoka 2021. He will receive this prize he will receive the grand prize, while the academic prize will be given to Kishimoto Mio of Japan, and the prize for art and culture will go to filmmaker Prabda Yoon of Thailand. Okay, so P. Sainath ji has been selected because he has contributed through his writings and commentaries on rural India, and he has created a new form of knowledge with respect to civil cooperation. Professor Mio has been selected because of her understanding of Chinese history, and then Prabda Yoonji has been selected because of his contribution in increasing the understanding of Japan and Thailand. So this prize is being given annually since 1990, and this grand prize has been received by Muhammad Yunus of Bangladesh, our historian, a famous historian Romila Thaparji, and our Sarod Maestro Amjad Ali Khan ji also. Okay, so total 11 Indians have received this prize so far, and 115 people from 28 countries have received this prize in the past 30 years. Okay, so now let us see the next topic, which is Moderna vaccine. तो जो DCGI है उन्होंने जो है सिप्ला जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है मुंबई बेस्ड, उसको अलाउ कर दिया है कि वो मॉडर्ना की जो वैक्सीन है उसको इंडिया में इंपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो मॉडर्ना की वैक्सीन का आई एम नॉट श्योर, नाम शायद स्पाइक वैक्स है जो यूएस में चलती है। मॉडर्ना तो कंपनी है ना, बेसिकली जो उसका प्रोडक्ट है वैक्सीन उसका नाम है स्पाइक वैक्स, ठीक है। तो उसको इंपोर्ट करने का उन्होंने परमिशन दे दिया है, लेकिन इसके अंदर ना थोड़ा सा एक क्राइटेरिया है। जो शुरू में इंपोर्ट करेंगे वो कमर्शियल इंपोर्ट नहीं होगा, वो ऐसा होगा कि मॉडर्ना समझ लो आपको डोनेशन दे रही है, ठीक है। तो मॉडर्ना एक तरह से डोनेशन दे रही है सिप्ला को इंडिया में जो है वो वैक्सीन लगाने के लिए, ठीक है। जो कमर्शियल डील है वो अभी तक बेसिकली अभी सामने नहीं आई है, सिप्ला के साथ क्या कमर्शियल डील होगी। अभी तो सिर्फ उनको परमिशन मिली है कि हाँ वो इंडिया में लगा सकते हैं इस वैक्सीन को। अब ये वैक्सीन काम कैसे करती है आपको पता है ना, mRNA वैक्सीन है, हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था पहले। तो इसमें होता क्या है कि जब ये वैक्सीन लगाई जाती है तो हमारे जो ये वैक्सीन के पार्टिकल्स हैं वो हमारी बॉडी के सेल्स में चले जाते हैं और ये mRNA रिलीज़ कर देते हैं। जो वैक्सीन mRNA की है तो वैक्सीन जो है वो mRNA रिलीज़ कर देती है वायरस का, जो हमने वायरस में से निकाला है, ठीक है। और ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये हमारे जो सेल्स हैं जिनके ऊपर ये वैक्सीन जाके लगेगी वो इसको रीड कर लेते हैं, फिर वो एक प्रोटीन बनाते हैं। वो प्रोटीन जो है वो है स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन्स वही हैं जो हमने अब देखे हैं अपने वायरस के ऊपर भी होते हैं, ठीक है। अब ये स्पाइक प्रोटीन्स जो हैं ये सरफेस ऑफ सेल के ऊपर जाके चिपक जाते हैं, ठीक है। फिर जो mRNA जो रिलीज़ किया था वैक्सीन ने वो बॉडी के जो सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, ठीक है। फिर जो बॉडी के बी सेल्स होते हैं वो इन प्रोटीन जो फ्रेगमेंट्स हैं उसके साथ कोलाइड होते हैं, टकराने लगते हैं। फिर जो है असली जो हमारे टी सेल्स जो हमारे इम्यूनिटी सेल्स हैं वो जाके जो है एंटीबॉडीज़ जनरेट करना शुरू करते हैं। जब ये एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं हमारी बॉडी में, फिर उसके बाद क्या होता है कि बाद में अगर कभी कोरोना वायरस आए जो ये स्पाइक प्रोटीन वाला, उसको वो आइडेंटिफाई करती हैं कि पहले भी हमारे साथ ऐसा हो चुका है, फिर वो उस वायरस को जो है डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ठीक है। तो इसकी इफेक्टिवनेस जो है इस वैक्सीन की एफिकेसी ऑलमोस्ट 94.1% है। और अभी रिसेंटली एक स्टडी आई है कि जो इसकी प्रोटेक्शन है मॉडर्ना की और फाइज़र की वो कई साल तक प्रोटेक्शन दे सकती है कोरोना वायरस की डिसीज़ के साथ, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, मॉडर्ना वैक्सीन। So DCGI has granted permission to Cipla, which is a Mumbai-based pharmaceutical company, to import Moderna's COVID vaccine. I'm not sure, but probably its name is Spikevax. Okay, so how does this vaccine work? So this mRNA vaccine, it's an mRNA vaccine. So when this vaccine is injected into the body, these vaccine particles bump into our cells and fuse to them. The genetic material
is released, and then our cells with which this mRNA comes into contact, they starts generating protein. Okay, so our cells molecules, they read the sequence, and when they build this protein starts protruding or attaching itself to the surface of our cells. And our B cells, the cells, our immunity cells, they start colliding with this spike protein, which is also similar to the coronavirus spike protein. And when it starts colliding with our cells, the T cells, the ultimate cells which are responsible for creating antibodies, they get activated and they start generating antibodies. So this entire process teaches our body how to fight with the virus. And when a coronavirus enters your body with such spike proteins, our body already knows that this is how we should fight with this virus, and these antibodies start fighting with the virus and neutralize the effect of that virus. Okay, so how effective is this Moderna's vaccine? It is almost as efficient as 94%, and the antibodies start developing just after 14 days when you take the first dose. Okay, so there's also been a new study regarding Pfizer and Moderna vaccine, that these vaccines are providing immunity for more than for several years basically. But of course we do not know much about them yet, because it is just 6 or 7 months since these vaccines have been introduced into the market. So we do not know much about the long term effects of these vaccines. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.